हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ये कंसेप्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे से लेके तो एंड तक जितना भी चैप्टर है सभी जगह ये कंसेप्ट यूज होगा। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है इस कॉन्सेप्ट को कि व्हाट इज एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट यहाँ पे एक वर्ड आया इनर्शिया, जो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर में पढ़ा था। इनर्शिया याद है? What was inertia? Inertia was tendency of body to oppose the change of state, है कि नहीं? यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा रहता था उसका इनर्शिया ज्यादा है, यानी उसको हलाने के लिए, उसका स्टेट चेंज करने के लिए, सॉरी हलाने के बजाय स्टेट चेंज करने के लिए हमको ज्यादा ताकत लगेगी, है कि नहीं? जैसे पत्थर है, हैवी पत्थर है, तो उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए तुमको बहुत ज्यादा ताकत लगेगी क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है ना? दो कैसे समझाए थे मैंने उस लेक्चर में, समझाऊंगा मैं आगे, या आप देख सकते हो उसमें कि जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल एंड ट्रक। ठीक है, साइकिल एक रेस्ट पे खड़ी है, साइकिल का मास कम है, साइकिल को ऐसा पकड़ा और तुमने ऐसा खींच दिया तो भाई मोशन में आ गई, वो मोशन में आ गई ना साइकिल रेस्ट पे थी, मोशन में आ गई। लेकिन ट्रक अगर ऐसा है, ट्रक को तुमने पकड़ा ना, ऐसा खींचा तो ट्रक मोशन में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है, वो ज्यादा अपोजिशन देगा रेस्ट से मोशन में आने के लिए, और साइकिल कम देगा अपोजिशन रेस्ट से मोशन में आने के लिए। थोड़ा अपोजिशन ही देगा, ज्यादा मतलब नहीं देगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बहुत कम देगा, तो साइकिल का इनर्शिया कम है। दूसरा केस, अब ये था रेस्ट से मोशन, अब मोशन से रेस्ट में समझेंगे। साइकिल आ रही है, सपोज ऐसी साइकिल आ रही है, तुम उसके सामने खड़े हो गए, ऐसा पकड़ लिया उसके डंडे को, साइकिल रेस्ट पे आ जाएगी, यानी साइकिल जल्दी से रेस्ट पे आ गई, मोशन से रेस्ट पे आ गई क्योंकि साइकिल का इनर्शिया कम है। लेकिन यही ट्रक आया और तुम ऐसे खड़े हो गया, अगला ही जन्म हो गया उस वक्त तुम्हारा, क्योंकि ही ट्रक मोशन में था, उसको रेस्ट पे लाना है तो उसके लिए ज्यादा ताकत लगेगी क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। सो ये कंसेप्ट था इनर्शिया का जो एनएलएम में पढ़ना है हमको। ये जो इनर्शिया था ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए था। कौन से मोशन के लिए? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। लेकिन जब रोटेशनल मोशन आता है बॉडी का, रोटेशनल मोशन, तो वहां पे आता है पिक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। सिंपल से भाषा में इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, ये पहला डेफिनेशन है इसका, फर्स्ट डेफिनेशन। दो डेफिनेशन है एक्चुअली, दो तरीके से डिफाइन करते हैं, इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में? ओके, इसको समझना है बहुत आसान। दो चक्के इमेजिन करो। ओके, तुमको एक साइकिल का चक्का इमेजिन करो, साइकिल का चक्का, ओके, और एक ट्रक का चक्का इमेजिन करो। सपोज इमेजिन करो तुम उसको रोटेशन में सेट करना चाहते हो, तो साइकिल के चक्के को ऐसा खींचा और ऐसा पकड़ के ऐसे ही घुमा दिया तो घूमना चालू कर देगा, थोड़े बहुत स्पीड से चालू ही कर देगा। लेकिन इतनी ही ताकत से क्या ट्रक का चक्का भी घूमना चालू कर देगा? इतनी ही स्पीड से जितने स्पीड से साइकिल का चक्का घूम रहा था? नहीं, क्योंकि ट्रक के चक्के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, साइकिल के चक्के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। ओके, दूसरा केस बता दो। सभी ने बचपन में वो गेम खेला है, ठीक है, वो यू कैन से वो एक हाथ में लकड़ी लेके चक्के को मार मार के घूमने का गेम है ना। सभी ने नहीं खेला भी होगा तो देखा तो है ये। इमेजिन करो एक ऐसा चक्का आ रहा है, रोटेट कर करके आ रहा है, साइकिल का चक्का आ रहा है, तुम उसको ऐसा पकड़ लोगे तो रुक जाएगा, उसका रोटेशन रुक जाएगा, है ना, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। लेकिन क्या यही ट्रक का चक्का आएगा उतनी ही स्पीड से तो तुम ऐसा पकड़ के उसको रोक सकते हो क्या? नहीं भाई, तुमको तो आर पार करके निकल जाएगा वो। द रीजन इज क्योंकि वो ट्रक के चक्के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। सो व्हाट इज इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया या अपोजिशन टू रोटेशनल मोशन, या इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन या अपोजिशन टू रोटेशनल मोशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंसेप्चुअल फॉर्म। जो दूसरा डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना, सेकेंड डेफिनेशन, दैट विल एक्सप्लेन यू मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेरी सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स perpendicular distance, a square of perpendicular distance from axis of rotation. Okay, यानी इमेजिन करो ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है,
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट ऐसा घूम रहा है, ऑब्जेक्ट का मास है m और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है r, कहां से लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। सपोज अपने पास में ऐसे 2-3 ऑब्जेक्ट्स है, ये दूसरा मास है, ये डिस्टेंस r1 है, इसका डिस्टेंस है r2, ये तीसरा मास है m3, इसका डिस्टेंस है r3। तो अब अगर ये सिस्टम ऑफ मासेस हैं तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, mass into square of the perpendicular distance from axis of rotation, perpendicular distance from axis of rotation, that is known as moment of inertia। moment of inertia एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका SI यूनिट भी होना चाहिए, तो इसका SI यूनिट कितना हुआ, मास का कितना है kg और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। इसका CGS यूनिट क्या रहेगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, डिनोटेड बाय I, तो इसका डायमेंशन क्या रहेगा m1 l2 t0। तो ये हो गया इसके प्रॉपर्टीज, ठीक है, सॉरी इसके बारे में। अब कुछ बातें ये किस पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, ओके, इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, ध्यान में रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। सबसे पहला शेप, साइज एंड मास, ये एक ही वेक्टर है, ये एक ही इसमें इंक्लूड किया मैंने, शेप साइज एंड मास, याद रखिएगा शेप साइज एंड मास, ओके। बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है, यानी अलग अलग शेप के बॉडीज के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अलग अलग मासेस के बॉडीज के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अलग अलग साइजेस के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी सिंपल। दूसरा पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन का ओरिएंटेशन कैसा है और उसका पोजीशन क्या है, कहां पे है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ओके, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मास है m, इसका डिस्टेंस है r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया mr²। अब मैंने नया एक्सिस ऑफ रोटेशन रखा है, ये पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन था a1, ये दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका डिस्टेंस है 2r, तो दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा m इंटू 2r²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया ना, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन बदल गया। इनफैक्ट ये डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पे, ओरिएंटेशन पे कैसा है तुमको आगे समझ में आएगा जब मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस समझाऊंगा, अभी इतना ध्यान रखो, ठीक है। एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, यानी सपोज फॉर एग्जांपल ये समझाता हूं मैं पॉइंट भी, ठीक है। सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास यहां तक डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास यहां तक डिस्ट्रीब्यूट है, दूर तक डिस्ट्रीब्यूट है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूर तक, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, यानी जितना दूर तक मास डिस्ट्रीब्यूट रहेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, जितना पास में मास डिस्ट्रीब्यूट रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसपे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ना, लास्ट कंसेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पढ़ा था अपन ने m1 m2 m3, ये था डिस्क्रीट, यानी मास अलग अलग थे। सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी ऐसी रोटेट हो रही है, ठीक है, बॉडी का मास है m, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ये अखंड एक बॉडी है, मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है, बॉडी पे मास जो है कंटिन्यूअसली यहां से लेके यहां तक, ऐसे पैचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, नहीं, यहां पे भी यहां से लेके यहां तक पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कैसा रहेगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम लोगों ने देख लिया फॉर्मूला, अब इसके लिए कैसे निकालना। सपोज यहां पे dm मास है जिसका डिस्टेंस है r,
तो ये dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो पूरे बॉडी का इनर्शिया, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, दैट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन di। सो इस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। वेरी सिंपल। So what is integration of what is moment of inertia for continuous distribution? Integration dm r square. Okay. And what is moment of inertia for discrete distribution? m1 r1 square plus m2 r2 square till mn rn square. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? summation I is equal to 1 to n mi ri square. This is for discrete and this is for continuous distribution of mass. दोनों फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट। यानी बॉडी के, सपोज ये बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी के कोई भी पॉइंट से अगर एक्सिस गया तो ये बॉडी जब रोटेशन परफॉर्म करेंगी, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगी, तो हम लोग इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकेंगे कोई भी पॉइंट से अगर एक्सेस जा रहा है तो उस पॉइंट से। ठीक है। सो हम लोगों को यहां पे एक सिचुएशन कंसिडर करना है। ठीक है। एक बॉडी है जिसका मास है m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी। ठीक है। ये रहा उसका सेंटर ऑफ मास, c इज सेंटर ऑफ मास। What is IC? IC is moment of inertia of body about an axis passing through center of mass. ठीक है। IO क्या है? IO is also moment of inertia of body about an axis passing through point O. This is H. H is distance between parallel axis IC and IO. ठीक है। ये सब चीजें एक बार ध्यान से पढ़ना, क्या क्या है, ये सिचुएशन दिया हुआ है। हमको ये पता है, ये गिवन है और ये निकालना है। इसका इक्वेशन है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस IO निकालने के काम में आता है। टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, दैट इज O। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, उसी से स्टेटमेंट भी बन जाएगा। IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ओके, व्हाट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस? Moment of inertia of a body about any point O is equal to moment of inertia of body about center of mass, about an axis passing through center of mass, plus product of mass of body and square of distance between two parallel axes. ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इससे स्टेटमेंट बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करना है। ओके, इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इस बॉडी पे एक डीएम मास कंसीडर करेंगे पी पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट्स जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहां से हमको एक समझ में आ गया कि आईसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, आईसी क्या हो गया, इंटीग्रेशन डीएम इनटू सीपी स्क्वायर, एंड आईओ क्या हो गया, इंटीग्रेशन डीएम इनटू ओपी स्क्वायर। ओके, अब एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन ये है कि हमको ये जो ओसी है ना, इसको आगे एक्सटेंड करना है और यहां से एक परपेंडिकुलर डालना है डी, परपेंडिकुलर पी से लेके ओसी पे डालना है, जो कहां पे मीट कर रहा है, डी पे। ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है। अब ट्राइंगल जो है मैं कंसिडर करूंगा ओपीडी, ये बाहर का ट्राइंगल देख रहे हो, इसमें अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पीजीटी लगाया, तो क्या मिलेगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी यानी क्या हो गया,
OC प्लस CD होल स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, OP स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन किया इसके ब्रैकेट, तो OC स्क्वायर 2 इंटू OC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ये ट्रायंगल में CPD ट्रायंगल में CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या बन गया, CP स्क्वायर। देयरफॉर OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OCCD प्लस CP स्क्वायर। सभी को DM से मल्टीप्लाई करेंगे और OC के जगह H डालेंगे, तो क्या आ गया, DM इंटू OP स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू H स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय DM, है ना, प्लस 2DMH CD प्लस DM इंटू CP स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे, देयरफॉर नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो इंटीग्रेशन DM इंटू OP स्क्वायर इज इक्वल टू H कांस्टेंट है, H तो है, ये डिस्टेंस जो है ये फिक्स रहेगा ना, ये थोड़ी ना चेंज होगा, तो H स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन DM 2H कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन में बचा CD इंटू DM प्लस इंटीग्रेशन DM इंटू CP स्क्वायर, इंटीग्रेशन DM इंटू OP स्क्वायर क्या है, IO, व्हाट इज इंटीग्रेशन DM, M, सारे DM को अगर मिला लोगे तो क्या मिलेगा, बॉडी का मास मिलेगा ना, सारे DM अगर जमा कर लोगे, इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, MH स्क्वायर प्लस, अब ये जो है दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज मास, सो दिस इज मास का डिस्टेंस, सॉरी दिस इज मास का डिस्टेंस अबाउट सेंटर ऑफ मास, सो इट इज 0, क्योंकि मैंने 2-3 लेक्चर पहले समझाया कि दिस इज मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास। मैं लिख देता हूं, मैं ये टर्म जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंड दैट इज इक्वल टू 0 होता है ना हमेशा, क्योंकि देखो CD क्या है, CD जो है ये डिस्टेंस है कहां से, कहां से, सेंटर ऑफ मास से, तो दिस इज मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड दैट इज ऑलवेज 0 प्लस इंटीग्रेशन DM इंटू CP स्क्वायर इज IC, देयरफॉर IO is equal to, rearrange क्या, IC plus MH square and hence proved. So this is the formula for theorem of parallel axis. Moment of inertia of a body about any axis is equal to the moment of sum of moment of inertia of a body about center of mass into product of mass of body and square of perpendicular distance between the two axes. IC दिया रहेगा, MH भी दिया रहेगा, हम लोग IO निकाल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ा, ठीक है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, एज द नेम सजेस्ट, ये वर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए है, मतलब देयर विल बी लैमिना, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहेगा जो ऐसा प्लेन रहेगा, उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते पहले। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये एक पार्ट हो गया, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लैमिना। इसका मतलब क्या है, प्लेन लैमिना मतलब ये एक ऐसा प्लेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक प्लेन लैमिना, ऐसा तुम इमेजिन करो, या ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो होगी ये परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, इसको मैं z एक्सिस बोलूंगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा IZ। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लैमिना, है ना, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लैमिना। अब यहां पे मुझे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बनाना है, बट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, पैरेलल टू इट्स प्लेन, यानी प्लेन में होने चाहिए, इसके प्लेन में रहना चाहिए, मतलब कि एक ऐसा एक्सिस रहेगा, ओके, और एक ऐसा एक्सिस रहेगा। ये दोनों एक्सिस देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये प्लेन ऑफ लैमिना के अंदर है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट था, ये प्लेन लैमिना है, ये एक एक्सिस इधर और ये एक एक्सिस इधर, यानी ये इसके अंदर,
एक एक्सिस इधर, एक एक्सिस इधर, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर एक्सिस निकला, यहां से परपेंडिकुलर एक्सिस निकला, ठीक है। अब इसको मैं एक एक्स एक्सिस अगर बोला तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई एक्स, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, आई वाई हो गया, लेटेस्ट से ये वाई एक्सिस पकड़ो तो एक्स वाई एंड जेड। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये प्रूफ करना है आपको। अगेन ये प्रूफ जो है 12th बोर्ड सिलेबस में है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, तो ध्यान से देखिए वो स्टूडेंट्स। एक हम लोग पॉइंट कंसीडर करेंगे P, जिसपे मास है dm और जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, ठीक है। P पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, जिसपे मास है dm, ठीक है। x, y उसका कोऑर्डिनेट्स है, इसका मतलब उसका x एक्सिस से डिस्टेंस है y, ध्यान से देखना, x एक्सिस से डिस्टेंस है y, क्योंकि ये x रहेगा ये y रहेगा, और y एक्सिस से डिस्टेंस है x, ठीक है, समझे। इस मास का y एक्सिस से डिस्टेंस है x। बच्चे ये गलती करते बोर्ड्स में, वो ये करते कि इसका डिस्टेंस y ले लेते बोलो, समझे। y एक्सिस से डिस्टेंस x है और x एक्सिस से डिस्टेंस y है, समझा। सपोज ये एक्सिस से परपेंडिकुलर एक्सिस से डिस्टेंस है z। अब ये डिस्टेंस अगर x रहेगा तो ये भी डिस्टेंस x रहेगा, पैरेलल है दोनों। इमेजिन करो तुम, इमेजिन करो 3D में, और ये y है। अब ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये हम लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हमको क्या पता चलता है, z जो है ये हाइपोटेन्यूज है, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नाउ कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई एक्स वॉज इंटीग्रेशन डीएम इनटू उस एक्सिस से डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है बेटा y स्क्वायर, आई वाई क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, कितना रहेगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन डीएम इनटू उस एक्सिस के डिस्टेंस का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और आई जेड कितना रहेगा, इंटीग्रेशन डीएम इनटू उस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है z, उस मास जो है डीएम का डिस्टेंस कितना है बेटा, आई जेड से डिस्टेंस कितना है, एक्सिस से डिस्टेंस कितना है z, उसका स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 को डीएम से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, z स्क्वायर डीएम इज इक्वल टू x स्क्वायर डीएम प्लस y स्क्वायर डीएम। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो इंटीग्रेशन z स्क्वायर डीएम या डीएम z स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डीएम y स्क्वायर, इंटीग्रेशन डीएम z स्क्वायर क्या है आई जेड, ये है आई वाई, है ना आई वाई, और ये मतलब आई जेड आई एक्स, देयरफॉर आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, हेंस प्रूव्ड। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जब हमको दो पैरेलल ये प्लेन के एक्सिस का आइडिया है तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई से। सो दिस वाज अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दैट्स इट।